Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article, that is editorial, is related to polity. इस segment में we will be talking about code of conduct for judges. Recently you might be aware about एक event हुआ था जिसमें एक जज ने बहुत एक controversial statement दे दी, तो जिसकी वजह से ये पूरा आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है. आप इसको जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं पॉलिटी सेगमेंट में, जहां पर जजेस के बारे में या जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपकी बात होती है. तो मैं इसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगा. अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए भी जीएस पेपर 2 में काफी कुछ पूछा गया, तो दैट्स व्हाई ये जो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल है, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए. Then slightly less important but yes, notifiable disease क्या होती है, that you have to understand. अब snake bite का क्या impact रहता है, we will be discussing that, but there is a less probability कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बने. Then the third article, रिपोर्ट और इंडाइसिस के बारे में यूपीएससी पूछ लेती है आपसे, तो वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करेंगे. एंड इंडिया कहां स्टैंड करता है, वर्ल्ड में क्या आपको ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं सोलर एनर्जी में, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. लास्ट का आज का आर्टिकल जो इन्वायरमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, दैट इज चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड. अब ये अवार्ड आपका दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये. तो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस आर्टिकल के बारे में भी रीड करें. तो दीज आर दी आर्टिकल्स दैट वी गोना स्टडी टुडे. तो आइए सबसे पहले आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं. रिसेंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, एंड इस इवेंट के दौरान कुछ रिमार्क्स दिए गए हाईकोर्ट के जो जज हैं, मतलब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा, जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी आ गई है कि भाई क्या जजेस को इंपार्शियल होना चाहिए, कि वो अपने ओपिनियन, जो पर्सनल ओपिनियन है, वो पब्लिक में रख सकते हैं. तो दैट्स व्हाई ये पूरी डिबेट है. तो यहां पर आपको समझना होगा कि देखो, जो फाउंडेशन रखी गई थी जुडिशियल सिस्टम की, बेसिकली वो थी अबाउट इंटीग्रिटी, इन द सेंस कि भाई जजेस कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाई इनको इंपार्शियल होना चाहिए, इनके अंदर बायसनेस नहीं होना चाहिए, प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, सो दैट वो जस्टिस को डिलीवर कर सके विदाउट कंसिडरिंग एनीवन्स रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ऐसी चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम की डिग्निटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए यह जरूरी है कि जजेस आपके इंपार्शियल हो. मतलब कहने में नहीं, एक्चुअल में इंपार्शियलिटी उनमें छलकनी चाहिए. एंड तभी जो जुडिशियल पावर है वो बेसिकली लोगों के ट्रस्ट और फेथ से आती है. अगर आप इंपार्शियल हैं, मींस लोगों को फेथ है कि इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप जुडिशरी में जाएंगे तो यू विल गेट अ जस्टिस, तो इन दैट केस लोगों का जो आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है जुडिशियल सिस्टम में, कहीं ना कहीं इन्फ्यूज होता है, और जिसके रिफ्लेक्शन जजमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन में भी आपको देखने को मिलता है. तो इन दैट केस पब्लिक एक्सेप्टेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि जजेस कितने अनबायस्ड हैं, कितने वो इंपार्शियल है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी. वेरियस ओकेजन्स पे एथिकल वे में, एथिकल डायमेंशंस की बात करें गवर्नेंस के अंदर जुडिशियल सिस्टम की, तो ये रिफ्लेक्ट किया गया है कि भाई कैसा एक जज का कंडक्ट होना चाहिए. जैसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ 1997 की इस अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे अडॉप्ट किया था. एंड इसमें कहा गया कि भाई देखो, जजेस को ऐसे सभी एक्शंस को अवॉइड करना चाहिए पर्सनल और ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है जुडिशियल सिस्टम में उसको इरोड करे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं एक जज बनता हूं और उसके बाद मैं कुछ ऐसे कंडक्ट करता हूं जिससे कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रूडली बिहेव करता हूं पब्लिक के साथ, मैं अपनी पावर का मिसयूज करता हूं, तो इस केस में मैं कहीं ना कहीं इरोड करता हूं पब्लिक का ट्रस्ट. तो यहां पर यह कहा गया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है. दूसरी चीज, जजेस मस्ट रिमेन अबव
रिप्रोच मींस यहां पर आपको पब्लिक फेथ को इंश्योर करने के लिए कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहे, तो आपको यह समझना होगा कि जजेस को यह इंश्योर करना है कि इनसाइड और आउटसाइड किसी भी प्रेशर से वो बायसनेस नहीं दिखाएंगे, दे आर इम्यून टू प्रेशर। तो ऐसा कुछ यहां पर उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लास्टली यहां पर आप ये मान के चले कि उनके कोई भी ऐसे एक्शन जो पब्लिक में उछाले जा सकते हो, मींस आप ये मान के चले कि पब्लिक डोमेन में जो आपका बिहेवियर है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, आप उसको किसी भी तरह से निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अंडर दिस। अब इसके अलावा 2002 में एक आपका बेंगलुरु प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट आया था, जो कि कोर प्रिंसिपल जुडिशरी के रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें आपके 5-6 मेजर पॉइंट्स को यहां पर दर्शाया गया। जैसे सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी प्रेशर के अंडर जुडिशरी झुके ना, मींस यहां पर आप अपने डिसीजन अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री होके लेते हैं। मींस जैसे मान लीजिए अक्सर आपको यह देखने को मिलता है, कोई एक पर्सन है, पब्लिक फिगर है, अब उसने कोई करप्शन किया या उसने कोई माल प्रैक्टिसेस की, लेट्स से कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस में वो अरेस्टेड है। अब बाहर से पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो इन दैट केस आपकी जजमेंट उससे बायस नहीं होनी चाहिए, उससे झुकनी नहीं चाहिए। तो दैट्स द थिंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यहां पर यह मतलब है। अब इंपार्शियलिटी का मतलब यह होता है यहां पे कि भाई विदाउट बायसनेस आप पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करेंगे कि भाई मेरी खुद की कोई भी पर्सनल वैल्यूज हो, मेरा खुद का कोई भी पर्सनल वैल्यू सिस्टम हो, दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन माय जजमेंट, इन द सेंस कि मान लीजिए कोई जजमेंट है, उसको मैं एविडेंसेस के बेसिस पे जज करूं रादर देन माय पर्सनल वैल्यूज। तो ये अनबायसनेस यहां पर होनी चाहिए। मोर ओवर इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन करना होगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट्स में, ताकि आप जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी को अपहोल्ड कर सके। एंड यहां पर यह कहा जाता है कि देखो जजेस को रिस्पेक्ट करना होगा डाइवर्सिटी को, ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देने की जरूरत है जिससे कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटीग्रिटी के ऊपर असर पड़े। तो दैट यू हैव टू इंश्योर। मोर ओवर आपको इक्वालिटी को प्रमोट करना है किसी भी रिलीजन, क्योंकि इंडिया की एक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लैंग्वेजेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कलर, क्रीड, बहुत सारी डाइवर्सिटी। तो यू हैव टू इंश्योर कि भाई आप इक्वालिटी को प्रमोट करें, सोशल डाइवर्सिटी को आप रिकॉग्नाइज करें, आप ये इंश्योर करें कि भाई आप फेयर है अपनी जजमेंट्स के थ्रू। देन कॉम्पिटेंसी यहां पर आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपको अपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लीगल नॉलेज, जिसके बेसिस पे यहां पर आपको अपॉइंट किया गया है, आप अपनी जो ड्यूटी है उसे एफिशिएंटली डिस्चार्ज करें, वो चीज आपको प्रमोट करनी होगी। These are the things that you have to keep in mind. Means what I mean to say is that एक कहावत है, with great power comes the great responsibility. तो आप अगर जज बने हैं तो आप ये मान के चलें कि a lot of people depends upon you for justice and you cannot do anything जो उनके ट्रस्ट को इरोड करे। तो ये बेसिक पिलर्स हैं जिसको यहां पर फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहते हैं कि देखो यहां पर कुछ इन हाउस मैकेनिज्म भी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज मिसकंडक्ट करते हैं तो इन दैट केस ये उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। इवन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर कुछ ऐसा करते हैं तो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर कोई हाई कोर्ट का जज ऐसी कुछ भी चीज करता है जिससे जो जुडिशियल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, तो उस केस में यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में हमारे यहां पर प्रोविजन अकाउंटेबिलिटी का मेंटेन किया गया है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम बात करें आर्टिकल 124 क्लॉज 4 की एंड 217 की, तो इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसमें कहा गया है कि भाई मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये दो ही बेसिस है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब रिमूवल का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
इन लोकसभा यू नीड एटलीस्ट 100 मेंबर्स का जो भी आप मोशन रन करोगे उसमें सपोर्ट चाहिएगा। राज्यसभा में अराउंड 50। अब उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा, इंक्वायरी कमेटी बनेगी, ये 3 मेंबर्स की रहेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं इसमें, साथ के साथ चीफ जस्टिस उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, एंड इवन एमिनेंट जुरिस्ट को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। देन ये डिसाइड करेंगे कि जो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का जो एलिगेशन है वो सही है या गलत। आफ्टर दे अप्रूव, फिर पार्लियामेंट इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वोट कर सकती है। तो बोथ द हाउसेज में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, एंड यही एक कारण है जिसकी वजह से आज तक कोई भी जज आपके रिमूव नहीं हुए। एंड अब जब ये अप्रूवल आ गया उसके बाद आपके प्रेसिडेंट इनको रिमूव करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अब इतिहास में 3 ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं जो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है, एंड दैट इज आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप जुडिशियल बिहेवियर्स की बात करते हैं। तो दैट इज वीरास्वामी केस 1991 का। यहां पर एक चीज एस्टैब्लिश की गई थी कि भाई देखो, जजेस जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन से इम्यून नहीं है, एंड यहां पर इस चीज को जुडिशियल इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने की हमने कोशिश की थी। तो दैट वाज द 1991 का फर्स्ट केस। 1993 में रामास्वामी इंपीचमेंट, ये पहली बार था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच करने की बात की गई थी, बट स्टिल इसमें एक बात क्लियर हुई कि भाई इंपीचमेंट का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसमें जो आपके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एब्सेंट हो गई, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये मोशन डिफीट हुआ। तो ये भी आपको समझना होगा कि इससे इंडिपेंडेंस तो मिलती है कि भाई इंडिपेंडेंट रहेगी आपकी जुडिशरी, बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इस इंडिपेंडेंट नेचर के साथ अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमें उस चीज को भी यहां पर इंश्योर करना होगा। फिर लेटेस्ट जो केस है 2017 का है, दैट इज जस्टिस किराना कंटेम्प्ट केस, जहां पर उन्हें गिल्टी पाया गया कंटेम्प्ट का। उन्होंने अपने फेलो जो कोलीग्स हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे उस केस में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरे जो भी अभी मैटर हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है जुडिशियल सिस्टम पे वो इरोड होगा, एंड कहीं ना कहीं इफेक्टिवली रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने में हमें परेशानी आ सकती है। बिकॉज अब लोग अगर जुडिशियल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तो इन दैट केस कहीं ना कहीं जो लोगों का ट्रस्ट है एक बार इरोड हो गया तो रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम रहेगी। इन एडिशन टू दिस कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को एक थ्रेट रहेगा। अगर इस तरह की जो जजमेंट्स या इस टाइप का जो बायसनेस अगर जजेस में देखने को मिला तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसके ऊपर इंपैक्ट रहेगा इसका। लास्टली अगर हम बात करें तो इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है इसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी, क्रिटिसाइज किया जाएगा, जिससे ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम की जो वैल्यूज है, जो इंडिपेंडेंस है, वो आपकी छिन सकती है। मतलब इस एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। छिन तो क्या जाएगी, बट फिर भी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। तो यहां पर आप ये मान के चलें कि देखो एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोप्राइटी के बीच में, कि भाई देखो आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट व्हेन यू आर होल्डिंग अप एक जुडिशियल पोस्ट आप होल्ड कर रहे हो या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको उसकी सैंक्टिटी या सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना होगा, विदाउट विच यू कैन नॉट इंश्योर कि भाई लोगों का जो ट्रस्ट है उस पोजीशन को लेके सेक्रोसेंट रहे या हमेशा बना रहे। तो यहां पर इन हाउस कुछ मैकेनिज्म बिल्ड करने की जरूरत है, जो कि आज की डेट में कम देखने को मिलता है, बिकॉज जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो इरोड होता जा रहा है। एंड मोर ओवर यहां पर एथिकल रिव्यूज जो हो उनको आप पब्लिक डोमेन में डालो ताकि अकाउंटेबिलिटी को आप और ज्यादा इंश्योर कर सके। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, सबसे पहले तो जजेस को एथिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझने की जरूरत है उन्हें कि भाई एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अनटिल और अनलेस ऐसी वर्कशॉप नहीं कंडक्ट होंगी तो ऐसे इंस्टांसेस आपको और देखने को मिल सकते हैं। मोर ओवर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बहुत लूप साइडेड है, बिकॉज
लाइक इम्पीचमेंट हो नहीं सकती है, आप अपने आप को इम्यून समझते हैं, तो बिकॉज ऑफ विच पब्लिक का ट्रस्ट कहीं ना कहीं इरोड होता है इससे। इन एडिशन टू दिस हमें इम्पीचमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा ईज करना पड़ेगा। ईज इन द सेंस कि जो अभी प्रोसीजर में आपको लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई 2/3 मेजॉरिटी बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली अगर किसी का मिसकंडक्ट देखने को मिला है तो एटलीस्ट वी हैव द पावर टू रिमूव दैट पर्सन। तो वो चीज यहां पर आपको इंश्योर करनी होगी। और मोर ओवर लोगों का अंदर अवेयरनेस एजुकेट करने की जरूरत है कि कैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को वो भी इंश्योर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रीड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इशू। देखो इशू बहुत सिंपल सा है। देखिए राज्यसभा में जब ऑपोजिशन लीडर्स बैठे हुए थे तो उनको अक्सर ये चीज देखने को मिली कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं आपके, या चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, ये ऑपोजिशन पार्टी को उनके व्यूज रखने में कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। इन द सेंस ऑपोजिशन जब बात कर रही होते हैं उनको बीच में रोकना टोकना, एंड मोर ओवर उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स अपोजिशन वो थोड़ा बायस्ड लग रहा था। तो इसकी वजह से 60 ऑपोजिशन एमपीज ने अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए अपना मोशन यानी एक नोटिस यहां पर सर्व करने की कोशिश की है। तो दैट्स व्हाई अगर आप बात करें ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट सेकंड इंडियाज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं, रैंक सेकंड करते हैं, एंड ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के यानी अपर हाउस के, एंड ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड करते हैं कि इन केस ऑफ जब हमारे प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं तो वो उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट की जब तक प्रेसिडेंट हमारे अवेलेबल वहां पे नहीं है। तो वैसे आर्टिकल 66 में इसके बारे में कहा गया है कि भाई कौन पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 तक हो सकती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करते हो, एंड मोर ओवर उनके पास एलिजिबिलिटी हो राज्यसभा के मेंबर बनने की। अब देखो ये सब आपका स्टैटिक का पार्ट है। अब ऐसे ही स्टैटिक के पार्ट को करंट अफेयर्स से लिंक करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। अगर इन केस आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको चाहिए एक स्पीडी रिवीजन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। आप मेरे इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं VSHMA, आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा एंड दैट विल हेल्प यू इन अ फाइनेंशियल मैनर, एंड अदरवाइज हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। आइए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो द थिंग इज, अब इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो कहते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें आपके राज्यसभा और लोकसभा इसके सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो आपका प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इससे ये थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज प्रेसिडेंट में क्या होता है कि भाई जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ द हाउसेस के, चाहे राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड प्लस इलेक्टेड मेंबर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटीज के भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं। वोटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू कंडक्ट की जाती है। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या परसेंटेज रही, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी 50% मेजॉरिटी के साथ आई है, इन दैट केस मुझे 50% ऑफ द सीट्स एलोकेट की जाएगी। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा एंड आपको उसमें अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करनी होगी, जैसे 1 2 3, अब 3 डिफरेंट नाम है और मैंने यहां पर प्रेफरेंस दी कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, मान लीजिए ये थर्ड ऑप्शन, इसमें मैं अपना ही नाम लगा लेता हूं जैसे विवेक। सेकंड प्रेफरेंस है मेरी मान लो राहुल, और थर्ड प्रेफरेंस है मेरी रचित, यानी 1 2 एंड 3। अब मान लीजिए पहली राउंड ऑफ वोटिंग होती है और मेरे को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट नहीं मिलते हैं, मतलब सबसे कम वोट मुझे मिले हैं, एंड मोर ओवर एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहां पर अटेन नहीं कर पाया है कोई भी, तो उस केस में मेरा नाम हटा दिया जाएगा और जिन जिन ने मेरे को पहली प्रेफरेंस में रखा उनकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगी। यानी मैंने जैसे राहुल को अपनी सेकंड प्रेफरेंस में रखा है,
तो यहां पर राहुल को ये सीट मिल जाएगी, मतलब ये वोट मेरा राहुल को ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक ही वोट है बट ट्रांसफर हो सकता है। अब ये ट्रांसफर हुआ राहुल को, मान लीजिए राहुल को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, अब रचित को मेजॉरिटी मिल गई है एब्सोल्यूट, तो यहां पर रचित आपके वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो यहां पर यह प्रोसेस तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ना आए। अब यहां पर एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है एज अ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इनका कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया। एक्सो ऑफिशियो जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उसके बेसिस पे कहा गया कि भाई आपको डेकोरम इंश्योर करना है और इंपार्शियलिटी इंश्योर करनी है डिबेट्स में। इन एडिशन टू दिस, यहां पर प्रोसीजरल डिस्प्यूट जो हो उनको रिजॉल्व करने का भी इनका ही प्रोसेस रहेगा। प्लस यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अंडर भी यही आपके जजमेंट देंगे। कास्टिंग वोट रहता है, इन केस अगर वोट टाई हो जाते हैं, इक्वल वोट्स पक्ष और विपक्ष में पड़े, तो यहां पर वो भी टाई ब्रेकर का काम यही करेंगे, कास्टिंग वोट यहां पर डालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल प्रोसेस, देखिए पहले तो एक चीज है कि 5 साल का टर्म है इनका, वो कंप्लीट होते ही मान लीजिए री इलेक्शन हो सकता है इनका, बट जब तक ये ऑफिस में रहेंगे, जब तक इनको रिप्लेस करने के लिए कोई ना आ जाए। तो यहां पर आप ये मान के चले कि जब से ये ऑफिस में गए हैं तब से 5 साल के लिए ये आपके वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अब रिमूवल का प्रोसेस अंडर आर्टिकल 67 ये कहता है कि भाई एक रेजोल्यूशन राज्यसभा में आपको लेके आना पड़ेगा जो लोकसभा में आपका मंजूर किया जाए। अब इसमें आपको चाहिए होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? लेट्स से 245 सीट्स है राज्यसभा में, इसमें 30 सीट्स अभी वेकेंट है, तो बची सीट आपकी 215। अब 215 में से 50% सीट्स यानी 50% मेंबर्स आपको यहां पे सपोर्ट करने चाहिए। तो यहां पर आपकी क्या रहती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी रहती है, नॉट एब्सोल्यूट। तो ये याद रखना, एब्सोल्यूट में आपको एक्चुअल में इस 245 का ही 50% चाहिए होता है। तो दैट इज देयर। तो ये इनके रिमूवल प्रोसेस है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था उस सभी चीजों को यहां पे कवर किया। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्नेक बाइट्स को नोटिफाइबल डिजीज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। मतलब अब लीगली रिपोर्ट करना पड़ेगा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर उनके पास ऐसा कोई भी केस आता है। अब क्यों किया गया? कहते हैं 2030 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि भी जो भी स्नेक बाइट्स के केसेस हैं उनको हम हाफ कर सकें। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों है? कहते हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, मेजॉरिटी जो आपको केसेस देखने को मिलते हैं स्नेक बाइट्स के, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अराउंड 58,000 लोग एवरी ईयर दे डाई। तो यहां पर इसे नोटिफाइबल बनाने के पीछे रीजन ये है कि हम ये इंश्योर कर सके कि ये केसेस घटे। अब नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है? कोई ऐसी डिजीज जिसका आउटब्रेक या लाइक ऐसा कुछ भी होता है कि बहुत लार्ज स्केल पे अगर ये फैलती है तो एक पब्लिक हेल्थ का कंसर्न बन सकती है, तो उसको आप नोटिफाइबल कैटेगरी में डालते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, HIV, मलेरिया, क्लोरा एंड हेपेटाइटिस, ये सभी आपकी नोटिफाइबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। अब स्नेक बाइट क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें पर्सन को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और इवन टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। एवरी ईयर लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि 30 से 40 लाख केसेस आपको देखने को मिलते हैं एंड जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की डेथ होती है। एंड मेजरली 4 बड़े ऐसे स्नेक्स हैं जिसके लिए हमने वैसे तो मेडिसिन भी बना रखे हैं, बट यस ये बिग 4 जो हैं जैसे इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसुल एंड ये सॉ स्केल्ड वाइपर, ये सभी ऐसे 4 आपके स्नेक्स हैं जो 90% स्नेक बाइट के केस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ज्यादातर जो प्लेन एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड है, लो एल्टीट्यूड्स के एरिया है, वहां पर यह चीज काफी कॉमन है। वैसे हमने एक पॉलीवेलेंट एंटी वेनम बना रखा है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज हर जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली वहां पर स्नेक के वेनम का असर अलग अलग तरह से इंपैक्ट करता है एंड उसकी अडेप्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो बिकॉज ऑफ विच इफेक्टिविटी इसकी कम हो जाती है।
एक और एग्जांपल इसका अगर आप लेना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एक बैम्बू पिट वाइपर करके स्नेक है। हमने इसकी आज तक कोई वेनम नहीं क्रिएट किया और ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में इसी स्नेक बाइट से लोग मरते हैं। तो एज, ज्योग्राफी, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के इम्यून सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस एंटी वेनम का क्या असर रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर हर जगह पर हॉस्पिटल्स भी नहीं है। अगर हॉस्पिटल हो भी तो वहां पर आप ये मान के चलें कि इट्स नॉट इजी टू हैव दैट एंटी वेनम इन एवरी एरिया, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी सर्वेलेंस को इंप्रूव करें और डाटा के बेसिस पे इस पूरे वेनम के जो प्रॉब्लम है इसका एक सोल्यूशन निकाल सकें कि भाई किस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हमें पता रहेगा तो हम इजीली इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑल्दो आई डोंट फील लाइक कि लास्ट वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024, ये रिलीज की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, जिसमें यह कहा गया कि भाई ऑन एन एवरेज 36% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है आपको सोलर कैपेसिटी में। एक समय था 2000 में जब ये 1.2 गीगावाट थी एंड अब 1400 गीगावाट कैपेसिटी आपकी बन चुकी है। मतलब ज्यादातर जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम, उसमें मेजॉरिटी जो शेयर है वो रहा है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए तो एक टाइम आपका ऐसा था 2018 में 2.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, अब ये 3.1 ट्रिलियन की हो चुकी है। ओवरऑल अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो उसमें अगर बात करें सोलर एनर्जी की, मतलब ये तो अभी रीसेंट एडेड में 75% देखने को मिला है। ओवरऑल अभी तक जितनी भी इंस्टॉल्ड है तो 59% जो इन्वेस्टमेंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोलर एनर्जी में आई है। तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट की बात की जाए तो इंडिया में 10 लाख जॉब्स इसने क्रिएट की है, ऐसा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मानना है। अब देखो अगर आप देखें तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज आपकी आने वाली हैं सोलर एनर्जी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, जैसे क्वांटम डॉट सोलर सेल्स। इसमें एफिकेसी अच्छी है, ऑलमोस्ट 18% की एफिकेसी है, नॉर्मल उससे अच्छी है। तो दैट्स वाई यहां पर आप ये मान सकते हो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करना एनहांस होगा और सन से जो एनर्जी है हम बेटर वे में हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो दैट इज देयर। मोर ओवर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सोलर पैनल्स भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ये क्या है कि ये माइनर जो क्रैक्स वगैरह आते हैं ना उसको खुद से रिपेयर कर लेगा। अब इससे जो लाइफ है आपके सोलर पैनल्स की वो इंक्रीज हो सकती है। देन थर्ड वन इज सोलर पावर्ड फाइटो माइनिंग। अब ये जो एक्चुअल में सोलर एनर्जी से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यूएबल मेटल्स जैसे निकल, कोबाल्ट। अब इसमें ये इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है आपके ट्रेडिशनल माइनिंग की जगह पे। देन बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। अब जैसे बिल्डिंग्स में गेट्स लगते हैं, विंडोज होती हैं, अब कुछ होंगी सन फेसिंग, तो वहां पर आप ऐसे सोलर पैनल्स के मटेरियल को इंटीग्रेट करें जो ट्रांसपेरेंट तो हो बट स्टिल वो आपकी एक तो एस्थेटिक वैल्यू को मेंटेन कर पाए और एनर्जी भी जनरेट कर पाए, उसके ऊपर हमारा फोकस है। लास्ट में कहा जाता है कि भाई देखो आने वाले समय में ई वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो उसमें हमें रीयूज और रिसाइकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, अब लिथियम बहुत ज्यादा अवेलेबल तो नहीं है बट स्टिल जितना भी है उसको इफेक्टिवली यूज करें, वो हमें फोकस करना होगा। फिलहाल इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल 200 गीगावाट हम जनरेट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से एज कंपेयर टू आपकी फॉसिल फ्यूल बेस। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 50% तक पहुंचने वाला है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर विंड, फिर लार्ज हाइड्रो एंड बायो एनर्जी। राजस्थान सबसे बड़ी कैपेसिटी रखता है रिन्यूएबल एनर्जी में, देन गुजरात फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पंचामृत के अंडर जो ग्लासगो समिट थी उसमें हमने कमिट किए थे कुछ मेजर प्रिंसिपल, जैसे 2070 तक नेट जीरो को अचीव करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब इंटेंसिटी ऑफ
कार्बन एमिशन, इसको हम 45% तक रिड्यूस करेंगे, तो दैट इज देयर। एंड मोर ओवर 50% हम पावर अपनी जनरेट करेंगे किससे, रिन्यूएबल सोर्स से, दैट इज आर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स से, दैट इज आर कमिटमेंट। ओवरऑल 500 गीगावाट का हम टारगेट लेके चलें, उसमें से ऑलमोस्ट 50% के आसपास तो हम अचीव कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे पीएम सूर्योदय योजना, जहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल्स, पीएम कुसुम जहां पर सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं, और डोमेस्टिकली इसके प्रोडक्शन के लिए वी आर फोकसिंग अपॉन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जहां पर इंडिजिनस हम इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सके। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ रिसेंटली माधव गदगिल जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है ये। एक्चुअल में यूएनईपी ने 2005 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया था। ये किसी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट को मिल सकता है जिसने इन्वायरमेंट के फ्रंट पे कुछ अच्छे एफर्ट्स लिए हों। एक्चुअल में 4 कैटेगरीज हैं, पॉलिसी लीडरशिप, एस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योरल विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। तो कहते हमारे यहाँ पर ऑलरेडी 2 लोगों को ये अवार्ड मिला था। जैसे 2016 में अफरोज शाह को मिला था फॉर वर्सोवा बीच को क्लीन करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को मिला था सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्म करने के लिए, एंड उसके अलावा वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल के मेंबर थे जो चेयरपर्सन थे गदगिल जी, उन्हें अब ये मिला है। अब वेस्टर्न घाट के जो पैनल क्रिएट किया गया था, तो इसने 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट, इसको कहा था कि भाई आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए ताकि ओवरऑल इस फ्रजाइल एरिया का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग होगी, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे, इन सब को, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बैन करने की इन्होंने बात की थी। एंड ग्राम सभा को एम्पावर करने की बात की थी कि भाई कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें ग्राम सभा का रोल आपका ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली मेजर्स इस एरिया में डेवलपमेंट के लेने को कहा गया था। एंड ओवरऑल एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो इसके बाद में कस्तूरी रंजन कमेटी बनी थी, बिकॉज बहुत सारा ऑपोजिशन फेस करना पड़ा था गदगिल जी को अपनी रिपोर्ट्स की वजह से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गदगिल और कस्तूरी रंजन कमेटी पे प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि इट वाज रिलेटेड टू 2016 का, आई गेस वो क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड इनकी ये पूरी एक्टिविटी रही है। एंड इन एडिशन टू दिस अभी वायनाड के कारण भी माधव और गदगिल दोनों कमेटी का आपका नाम फेमस रहा है। तो अगर आपको आज का आर्टिकल जितने भी मैंने आपको करवाए हैं अच्छे लगे हो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना। एंड मोर ओवर इस लेक्चर से रिलेटेड फाइल को डाउनलोड करने के लिए यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है आपने, और उसके बाद आपने इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू।